कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका टॉपिक था आपटिक काव्यांश एंड आपटिक गद्यांश। तो काफी लोगों ने उसमें मुझे कमेंट किया कि भाई आपटिक तो अब बन जाने वाला है, अब बता दो कि पठित जो होता है ना काव्यांश एंड गद्यांश, ये कैसे बनाना होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको पठित काव्यांश जो है वो कैसे बनाना होता है उसके टिप्स बताऊंगा। वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से ऐसे चैप्टर है जिससे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इसके जो 4 मार्क्स है वो हम पक्के करने वाले हैं। वैसे तो ये 8 मार्क्स का आता है, अगर आप पीवाईक्यू देखोगे या क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको पता चलेगा ये 8 मार्क्स में आता है। बट दो टाइप के यहाँ पर आपको काव्यांश पूछते हैं। फर्स्ट टाइप एक सिंपल सा होता है एंड सेकंड होता है थोड़ा सा लॉजिकल वाला होता है। एंड इस वीडियो के अंदर जो फर्स्ट वाला है ना वो कंप्लीट करने वाले हैं। एंड पहले मैं आपको क्वेश्चन का टाइप दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। एंड ये जो क्वेश्चन है ना वो आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 में देखने को मिलेगा, और एक जो होता है ना वो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उस क्वेश्चन को कि किस टाइप से आपको उसको पूछा जाएगा। ये है मेरे क्वेश्चन पेपर जो कि अभी 2026 का था। इसमें अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 आते हो तो आपको पता चलेगा एक यहाँ पास काव्यांश पूछा है जो कि क्या है, पठित काव्यांश है। सेकंड आपको क्वेश्चन नंबर 9 मिलता है, ये भी पठित काव्यांश है। ठीक है, दो काव्यांश आपको मिलते हैं एंड दोनों से आपको 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो 8 मार्क्स के आपके यहाँ पास काव्यांश आते हैं। एंड एक आता है अपना गद्यांश जो कि भी यहाँ पास 11वां नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलता है। ये भी आपका 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ये मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, मतलब ये तीनों में अंतर क्या है वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहली बात तो ये देखो कि ये तो क्या है भैया अपना गद्यांश है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। ठीक है, बाकी मैं सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर पता नहीं कि हाँ, बट मैं बना लेता हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पास 80 और 80 के लिए चैलेंज कर रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पास मैं ये जो है कंप्लीट करा दूंगा। बट देखो अभी डिफरेंट की बात की जाए तो ये चीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है उन चीजों से। ठीक है, अभी हम दोनों में अंतर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या अंतर है। दोनों ही तो काव्यांश है ना, तो दोनों में अंतर क्या है। तो देखो अगर क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा इनमें अंतर क्या है। मेन क्वेश्चन का खेल होता है। बहुत लोगों ने क्वेश्चन जो है वो इग्नोर कर दिया होगा। भाई इग्नोर हमने तो पढ़ा था कि इसमें काव्यांश लिखना है, बट पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ा था ना क्वेश्चन। आपने ये चीजें पढ़ी होगी बट ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, उस पर काफी लोगों ने गलती की थी एंड इसलिए ये क्वेश्चन जो है नहीं बना था काफी लोगों से। एंड मैं पढ़ के एक बार बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या छुपा हुआ है और कैसे बनाना होता है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर इस पर आधारित क्या है प्रश्न उत्तर के आंसर जो है लिखना होता है। इसमें आपने क्या पढ़ा, इसमें समझ ये आता है कि हमें ये जो दिया हुआ है काव्यांश वो हमें पढ़ना है, उसको समझना है और फिर उसके आधार पर क्वेश्चन आंसर देना है। सिंपल सा इतना ही तो होता है भाई काव्यांश। बट आप डिफरेंट क्या है 8वें नंबर इससे। अब 8वें नंबर क्वेश्चन पढ़ो केयरफुली एकदम ध्यान से, फिर पता चलेगा डिफरेंट क्या है। इसमें बोला ये है निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दीजिए, अपने शब्दों में लिखिए। भाई ये चीजें ना काफी लोगों ने इग्नोर कर दी थी। यहाँ पर बोला है अपने शब्दों में लिखना है। इसमें क्या है, इसमें आपको ये चीजें भाई ट्रांसलेट करते नहीं बैठना है, इसका मीनिंग क्या था ये जानने नहीं बैठना है। आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में पहुंच जाना है। बस आपको क्या करना है, ये कौन से चैप्टर का है ये समझना है, रिकॉल करना है। भाई एक दो लाइन पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा ये कौन से चैप्टर का है। फिर उसके राइटर जो है वो एक बार रिकॉल कर लेना है, क्योंकि राइटर काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक आपको सारे जो चैप्टर है ना उनके राइटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पास मैं आपको बताऊं तो यहाँ पास क्वेश्चन है किसमें किसान कुल बनिक भिखारी भाट। ये जो है ना, जैसे मैंने एक लाइन पढ़ा मुझे ये जो है पता चला कि ये जो चैप्टर है ना, मतलब ये जो कविता है वो है कवितावली। ठीक है, जिसके राइटर है गोस्वामी तुलसीदास जी। एंड यहाँ से मुझे पता चल गया कविता का नाम पता चल गया एंड यहाँ पास मुझे राइटर पता चल गया। अब मुझे ये ध्यान देना है कि वो जो कविता है किस बारे में था। तो जैसे आप यहाँ पास पढ़ोगे ना, भले ही आपको याद ना हो, बट यहाँ पास जैसे पढ़ोगे ना किस भी किसान कुल, अब किसान कुल आ गया इसका मतलब श्रमित वगैरह मेहनत करने वाला आ गया। आप कहीं ना कहीं मेरे को याद आ रहा है भाई मैंने वो चैप्टर तो पढ़ा था जिसमें श्रम वगैरह मेहनत के बारे में बताया गया था, कैसे यहाँ पास पैसे वगैरह कमाए जाते हैं, वो चीजें यहाँ पास बताई गई थी इस चैप्टर के अंदर में। ठीक है, हमें वही चीजें आप क्वेश्चन पूछेंगे। आप क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है ये पहले देखते हैं। तो यहाँ पास ना आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। ठीक है, मैंने जैसे बोला आपको बस पता लगाना है कौन सा चैप्टर है, उसका मीनिंग क्या था, कैसे कैसे चैप्टर उसमें पूछे गए थे, क्या क्या चीजें बताई गई है, बस वो आपको रिकॉल करना है। ठीक है, इसके बाद आपको डायरेक्ट पहुंचाना है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में जैसे पहुंचोगे ना भाई, क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। कवि के अनुसार पेट भरने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था हमें पता चला कि भाई चैप्टर का रिकॉल किए, भाई जो लोग हैं वो पेट भरने के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको इस बात है मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। जितने लोग हैं, किसान किसानी कर रहे हैं, पेंटर वगैरह पेंटिंग कर रहे हैं, जो श्रमिक है वो श्रम कर रहे हैं। तो मेहनत यहाँ पास कर रहे हैं, तो आपको क्या लिखना था भैया, अपने शब्दों में लिखना है। नॉर्मल सी बात है, आप 2 नंबर का है तो 2 लाइन में लिख दो एकदम नॉर्मल सा, कि जो कवि के अनुसार जो है कवि क्या लिखेंगे यहाँ पास एकदम। देखो मैंने जो कवि का नाम बोला था ना गोस्वामी तुलसीदास जी, यहाँ पास लिखोगे ना तो भाई 1 मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे फ्री के।
ठीक है? अब देखो इसका आंसर मान लो मेरे को एक ही लाइन पता है कि भाई श्रम करना है और ये किसान जो किसानी करता है जो और श्रमिक जो है श्रम करता है, मुझे इतना पता है मान लो। अब मुझे 2 नंबर तो इसमें नहीं मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे लॉजिक लगेंगे। हम लिखेंगे कवि के अनुसार जो पेट भरने के लिए ऐसा है ना, इसको हम लोग थोड़ा-सा पलट देंगे। हम बोलेंगे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, ठीक है? ये बोला गया है कि ये जो है ना मतलब पेट भरने के लिए लोग जो है ना वो श्रम करते हैं। जो किसान है वो किसानी का काम करता है, श्रमिक श्रम करता है। सभी लोग ऐसे-ऐसे 1-2 लिख दोगे ना तो भाई 2 नंबर ऐसे मिल जाएँगे। तो मैं बोल रहा हूँ कवि का नाम आपको याद रखना है। भले ही डायरेक्टली कवि का नाम ना पूछे बट क्वेश्चन में आपको डाल देना ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, ठीक है? जो नंबर कट रहे हैं ना वो आपके बच जाए। तो ऐसा आप कर सकते हो। एंड सेकंड क्वेश्चन है भूख और गरीबी का सबसे मानवीय दृश्य कौन-सा है लिखिए। तो मानविक दृश्य का मतलब ये होता है ऐसा मतलब कि एकदम नीचे गिर जाना, ठीक? बहुत ज़्यादा नीचे नहीं एकदम तुच्छ जो बोलते हैं ना भाई मतलब कि एकदम घटिया किस्म का दृश्य एक तरह से ऐसा बोला जाए, ठीक है? नॉर्मल शब्दों में बोला जाए तो इसमें कौन-सा था इस कविता में? जब हमने पढ़ा था तो हमें ये पता चला था कि भाई जो लोग होते हैं ना काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बेच देते हैं, अपनी बेटी-बेटियों को बेच देते हैं। तो यहाँ पास वो लाइन आ जाएगा और यहाँ पास एक बार पढ़ के देख लो कि वो लाइन है कि नहीं? तो जो अगर आप पढ़ोगे तो मुझे यहाँ पास लाइन दिखती है ओके, यहाँ पास देखो, पेट भरने के लिए क्या है बेचत बेटी बेटकी, ठीक है? बेटा बेटकी। यहाँ पास आगे इसका मतलब ये है कि पेट भरने के लिए जो बच्चे हैं उनको भी बेच देते हैं। ये यहाँ पास आपका आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल था भाई 2 नंबर ऐसे मिल जाते हैं, 4 नंबर यहाँ पास ऐसे फ्री के मिल गए। इतना सिंपल तो था, पता नहीं क्यों काफ़ी लोग को डाउट जा रहा था। क्यों डाउट जा रहा था? ये इसलिए क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। उन्होंने क्या किया था, ये पढ़ा था, उसके बाद भाई इसका मीनिंग निकालने की कोशिश की थी और मीनिंग निकालने के बाद उन्होंने इसके हिसाब से आंसर दिया। भाई अपने शब्दों में आंसर देना है। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन ना है ना इसमें आपको इसके अकॉर्डिंग क्या है आंसर देना होता है। अब हम ये बात कर लेते हैं भाई समझ तो आ गया कि ऐसा-ऐसा करना है, टिप तो आपने बता दिया कि क्वेश्चन पहले पहचान लो कौन से चैप्टर का है वो सारी चीज़ें। अब हमें ये बता दो कि प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस के लिए भाई मॉडल पेपर से क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? हाँ जी, एक क्वेश्चन मॉडल पेपर से आया था, सैंपल पेपर से नहीं आया था। लेकिन यहाँ पास आपको प्रैक्टिस के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। जैसे देखो यहाँ पास आप मॉडल पे ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो क्वेश्चन ठीक है? ये आपको प्रैक्टिस करनी है, ये आप लोग देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेते चलिए एंड यहाँ पास आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। मॉडल पेपर वगैरह सभी का मैंने यहाँ पास ला लिया है एंड अब हम यहाँ पास प्रैक्टिस करें ना जो प्रमुख चीज़ें हैं, ठीक है? एकदम मेन चीज़, वो मैं आपको बताता हूँ। आखिर ये जो है टॉपिक्स है, ये जो क्वेश्चन्स है, किस चैप्टर से पूछे जाएँगे? ठीक है? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। भाई इतने सारे चैप्टर है हमारे में, ये मैंने सिलेबस लगा लिया है पूरा आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। इतने सारे चैप्टर है हमारे में, ठीक है? 10 चैप्टर है और 10 के अंदर में भी और छोटे-छोटे पार्ट है। तो कम से कम यहाँ पास देखा जाए तो भाई 14-15 चैप्टर तो होंगे ही। तो इसमें से कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकता है? ज़्यादा चांस कौन-सा है? ज़रा आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर से आ सकता है, ठीक है? मैंने तो यहाँ पास एनालिसिस किया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि एनालिसिस मेरा गलत नहीं है, ठीक है? क्वेश्चन देखो 8 नंबर का, देखो जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है और उनके बेचैनों पैरों के पास, ठीक है? जैसे आपने इसे पढ़ा, अब सेकंड पढ़ो। सारी मुश्किल को धैर्य से समझने बिना पेज को खोलने के बजाय ये लाइन पढ़ा। मैंने एक-एक लाइन यहाँ पास पढ़ के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पास फिर से हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन में क्या है? किसान के ये है, ठीक है? वही क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो, ये जो 8वाँ नंबर का है ना, कोई से भी क्वेश्चन आप पढ़ लो, आपको ये पता चलेगा ना कि भाई इसमें कोई लॉजिक लगाने वाली है ही नहीं। देखो, किसी भी किसान ये अपना क्वेश्चन पेपर में आया है, ठीक है? वही चीज़ है, मैंने यहाँ पे क्रॉप किया हुआ है। आप देखो ये किसी भी किसान ये मॉडल पेपर का था, यही क्वेश्चन रिपीट किया गया था। वही देखो, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। देखो, ऐसे यहाँ पास पैराग्राफ देंगे, ऐसे चीज़ें देंगी जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। मतलब कि इसमें अर्थ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, एकदम सिंपल देंगे, ठीक है? अब वैसे चैप्टर आपको फाइंड करना है जिसमें अर्थ निकालने की ज़्यादा ज़रूरत ना हो, वही क्वेश्चन इसमें आएँगे, ठीक है? अब ऐसे गिने-चुने 2 ही 3 चैप्टर होंगे या 4-5 क्वेश्चन चैप्टर ही होंगे, जिससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि उसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाना, उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं मतलब लाइन पढ़ते ही आपको पूरा मीनिंग समझ आ जाता है। ऐसा नहीं कि भाई बाकी जो कविताएँ होती है, उसको पढ़ोगे तो समझ नहीं आता, उसका अर्थ निकालना पड़ता है एक-एक शब्द वगैरह का। बट कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं हमारे यहाँ, जिसे हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं और एकदम समझ सकते हैं। कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है। वही चैप्टर यहाँ पास आने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर में। अब क्या ऐसे कौन-से चैप्टर है भाई वो बता दो। तो देखो मैंने जहाँ तक एनालिसिस किया है, अब मैं गलत भी हो सकता हूँ बट यहाँ पास मैं अगर बताऊँ ना, जितना मैंने एनालिसिस किया है आई थिंक मेरे हिसाब से 90% चांस है इन चैप्टर से पूछे जाने का, जो मैं भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं मेरे पास वही सिलेबस वाला है एंड यहाँ पास मैंने टिक वगैरह लाए हुए हैं। मैं यहाँ पास दिखाता हूँ, यहाँ पास स्क्रीन जो है ना बहुत छोटा दिखता है, इसलिए काफ़ी बार मेरे से गलती हो जाती है बोलने-वोलने में। तो यहाँ पास मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है? तो सबसे पहला जो चैप्टर है, जो कि इम्पोर्टेंट
चैप्टर है, जिससे ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो आ सकता है, वो है आपका आत्म परिचय। जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, उनका आत्म परिचय। अगर आप इसे पढ़ोगे ना तो एकदम सिंपल है, एकदम टू द पॉइंट ऐसा आंसर वगैरह दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें अर्थ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट ही समझ आ जाता है। एकदम सिंपल है। तो हाई चांस है कि इसमें से आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है? इसके बाद अगर आपको मैं बताऊँ तो उसके बाद है कैमरे में बंद अपाहिज। एक सेकंड मैं आपको ला के दिखाता हूँ, ठीक है? ये देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना रघुवीर शाह जी का कैमरे में बंद अपाहिज, ये भी एकदम सिंपल है। इसमें बताया गया था कि भाई कैमरे के पास ला देते हैं अपाहिज को और उनका जो दुःख वगैरह प्रकट कराते हैं, डीआरपी जो होता है, ठीक है? वो बढ़ाने के लिए वो चैप्टर है। तो इसमें भी मीनिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल सा है, तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है संघर्ष स्वीकार है, जो जस्ट नीचे है। क्या है? गजानन माधी माधव मुक्तिबोध, इनका यहाँ पर चैप्टर है, क्या है? संघर्ष स्वीकार है। ये भी एकदम सिंपल सा है, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद यहाँ पास एक और है जो कि है अपना गोस्वामी तुलसीदास का, जैसे मैं बताया था कवितावली। एंड मैं आपको बोलूँ तो कवितावली से आई थिंक शायद ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब आ भी सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ठीक है? वही किसबी किसान कुल बड़िहानी वाला, ठीक है? तो ये आ चुका है, तो आई थिंक इसमें से शायद आएगा, बट हाँ दूसरे सेट में आ सकता है, ये चांस है कोई दूसरा क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है ना, ये जो मैंने चैप्टर बताया, ठीक है? कौन कौन सा चैप्टर एक बार और मैं बता देता हूँ। आत्म परिचय है, सेकंड यहाँ पर से कैमरे में बंद अपाहिज है, थर्ड यहाँ पर संघर्ष स्वीकार है, चौथा है कवितावली। ये जो 4 चैप्टर मैंने बताया है ना, आप क्या करना, कुछ भी परीक्षा बोध या आपके पास परीक्षा सार जो भी चीज़ें हैं, ठीक है? आपको वो निकालने हैं और जितने भी यहाँ पास पंक्ति वगैरह, लाइन वगैरह है, वो आपको रीड कर लेना है एक बार, ठीक है? एक बार आपको रीड कर लेना है और वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो वो चीज़, एंड काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। मतलब एकदम सिंपल सा था ये टॉपिक, मुझे उतना खास नहीं लगा था, बट आपने डिमांड किया था तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। और 80 आउट ऑफ 80 के लिए हम यहाँ पास फाइट कर रहे हैं, यहाँ पास तैयारी कर रहे हैं, तो ये चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये बता दिया। एंड इसके बाद यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 9 है ना, वो हम करने वाले हैं। एंड मैं आपको एक बार और चीज़ें बता देता हूँ, जिनको भी मतलब कुछ चीज़ें नहीं पता होगी, तो मैं थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि हमने क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है। वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया हुआ था। क्वेश्चन 1 जो कि होता है, उसे हमने कंप्लीट कर लिया है एकदम अच्छे से, ठीक है? इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा हमारा बन जाएगा। मैंने एकदम टिप्स एंड ट्रिक बताया है। सेकंड क्वेश्चन का भी मैंने बता दिया था, एंड इसका थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन या फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी मैंने एकदम अच्छे से क्लियर बताया हुआ है, एकदम वन शॉट के थ्रू। एंड क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने बता दिया। एंड इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 भी है, कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है? तो आप आराम से बना सकते हो, आप बिंदास बना सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके भी टिप्स ला देंगे, एकदम ईजिली ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10, फिर 11, 12 और ऐसे करके जो क्वेश्चन नंबर 15 तक है ना, वो एकदम कंप्लीट कर देंगे। एंड पिछली बार जो हमारी गलती हुई थी और मार्क्स जहाँ कट रहे थे, वो चीज़ें हमें यहाँ पास नहीं करनी है, एंड हम काफ़ी अच्छे से तैयारी करने वाले हैं। एंड देखो इसके बाद आई थिंक मैं यहाँ पास वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, मतलब इस टॉपिक पे जो क्वेश्चन नंबर 9 आने वाला था ना, मैं बोल रहा हूँ, ये आपको काफ़ी दिनों बाद मिलेगा, लगभग 4-5 दिनों बाद। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पास प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं। लाइक ये जो हमारा जो क्वेश्चन पेपर हुआ था ना, तीनों सेट, ठीक है? सेट ए, सेट बी और सेट सी, ये 2026 का, ये हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं पूरा एक्सप्लेनेशन अभी ढूँढ रहा था और वो चीज़ें मैं बनाऊँगा, उसके बीच-बीच में ये सारे जो है टॉपिक्स वो भी मैं कंप्लीट करते जाऊँगा। साथ ही मॉडल पेपर, सैंपल पेपर वगैरह सभी चीज़ें हम सॉल्व करेंगे, ताकि प्रैक्टिस जो है एकदम नेक्स्ट लेवल पहुँच सके और कैसे भी क्वेश्चन है हम बना सकें, उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पास मैं काफ़ी सारी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ। एंड आई थिंक आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए एंड बाय बाय।